हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है। साथ में बात करेंगे इसके खान पान और परहेज के बारे में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में एक आम स्वास्थ्य समस्या है। इसका नाम एंडोमेट्रियम शब्द से आता है, जो कि बच्चेदानी की अस्तर के ऊतक होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब इन टिश्यू के समान टिश्यू आपकी बच्चेदानी के बाहर या आपके शरीर के उन अन्य अंगों में बढ़ने लगते हैं जहां यह सामान्य रूप से नहीं होते। एंडोमेट्रियोसिस सबसे ज्यादा इन अंगों में पाया जाता है: ओवरी, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, ऊतक जो बच्चेदानी को उसकी जगह पर रखते हैं। बच्चेदानी की बाहरी सतह पर अन्य अंगों में भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जैसे कि योनि, सर्विक्स, गर्भाशय, ग्रीवा, वल्वा, आंत्र, ब्लैडर, मूत्राशय या रेक्टम, मलाशय। कुछ दुर्लभ मामलों में एंडोमेट्रियोसिस शरीर के अन्य भागों में हो सकता है, जैसे कि फेफड़े, मस्तिष्क और त्वचा। भारत में एंडोमेट्रियोसिस। भारत में 1 करोड़ से भी अधिक महिलाएं हर साल एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त होती हैं। भारत में यह हर 10 में से 1 महिला को होता है। एंडोमेट्रियोसिस के चरण। एंडोमेट्रियोसिस के 4 चरण होते हैं। पहला चरण। एंडोमेट्रियोसिस के पहले चरण में छिछले प्रत्यारोपण होते हैं, जिन्हें कभी कभी अल्सर या ओवेरियन कैंसर भी समझ लिया जाता है। वे श्रोणि पेल्विक की सतह पर छोटे धब्बों की तरह लगते हैं। ये प्रत्यारोपण आसपास के ऊतकों में जलन और सूजन करते हैं, जिससे एरीजन अडहीजन्स होते हैं। यह एरीजन ऊतकों और अंगों को बांधते हैं, जिससे दर्द होता है और उनके कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। दूसरा चरण। ज्यादातर महिलाओं में हल्के एंडोमेट्रियोसिस का निदान होता है। दूसरे चरण में पहले चरण जैसे ही लक्षण मौजूद होते हैं, लेकिन वह और भी ज्यादा गंभीर होते हैं। इसमें गंभीर रेशेदार एरीजन के ऊपर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे ओवुलेशन के दौरान दर्द या श्रोणि पेल्विक में दर्द होता है। दूसरे चरण के दौरान गर्भाशय और मलाशय के बीच के हिस्से में घाव हो जाते हैं। तीसरा चरण। तीसरे चरण में एंडोमेट्रियोमा, जिसे कभी कभी चॉकलेट अल्सर भी कहा जाता है, दिखाई देने लगते हैं। यदि रसोली फट जाती है तो इससे बहुत अधिक पेट दर्द और श्रोणि में सूजन हो सकती है। सूजन और संक्रमण से चिपकाव भी ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे एंडोमेट्रियोसिस आकार और संख्या में बढ़ते हैं, इनसे होने वाले एरीजन भी बढ़ जाते हैं। चौथा चरण। एंडोमेट्रियोसिस के अंत के चरण में अल्सर और गंभीर एरीजन की संख्या बढ़ जाती है। इस चरण में एंडोमेट्रियोमा एक अंगूर के दाने जितना बड़ा भी हो सकता है। 2 सेकंड मी से ज्यादा के आकार के एंडोमेट्रियोमा को सर्जरी द्वारा हटाए जाने की आवश्यकता होती है। इस चरण में महिलाओं को पाचन समस्याएं, दर्दनाक मलत्याग, कब्ज, मतली, उल्टी और पेट दर्द होते हैं। इसके अलावा चौथे चरण में बांझपन भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण। एंडोमेट्रियोसिस के खास लक्षण इस प्रकार हैं: पीरियड्स में दर्द ज्यादा होना, बिना पीरियड्स के श्रोणि के हिस्से में दर्द होना, सेक्स में दर्द होना, बांझपन, थकान। इनके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में कुछ चक्रीय लक्षण भी होता है। चक्रीय लक्षण वह लक्षण होते हैं जो पीरियड्स से कुछ दिनों पहले शुरू होते हैं और कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं या केवल पीरियड्स के दौरान ही होते हैं। यह लक्षण मासिक धर्म बंद होने के बाद अगले महीने फिर से प्रकट हो जाते हैं, जैसे आंत्र समस्याएं, जैसे समय समय पर सूजन, दस्त या कब्ज, शौच में दर्द या मुश्किल होना, मूत्र में खून आना, गुदा से खून आना, कंधे का दर्द आदि। अगर आपको इनमें से एक या एक से अधिक लक्षण होते हैं, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह करें। एंडोमेट्रियोसिस के कारण। हालांकि एंडोमेट्रियोसिस का सही कारण निश्चित नहीं है, लेकिन निम्नलिखित में से कुछ स्थितियां इसका कारण हो सकती हैं। 1. रेट्रोग्रेड पीरियड्स। इसमें मासिक धर्म के रक्त वाली एंडोमेट्रियल कोशिकाएं फैलोपियन ट्यूबों के माध्यम से शरीर के बाहर जाने की जगह पेल्विक कैविटी में चली जाती हैं। ये विस्थापित एंडोमेट्रियल कोशिकाएं पेल्विक के अंगों की सतहों और उनकी दीवारों पर चिपक जाती हैं, जहां वे प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के दौरान अधिक मोटी होती हैं और रक्तस्राव करती हैं। 2. पेरिटोनियल कोशिकाओं का परिवर्तन। यौवन के दौरान पेट के अंदरूनी भाग को रेखांकित करने वाली पेरिटोनियल कोशिकाओं का एंडोमेट्रियल कोशिकाओं में परिवर्तन। 3. भ्रूण कोशिका परिवर्तन। एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन यौवन के दौरान भ्रूण कोशिकाओं विकास के प्रारंभिक चरणों वाली कोशिकाएं को एंडोमेट्रियल कोशिका प्रत्यारोपण में बदल सकते हैं।
4. सर्जिकल निशानों में जमावट। एक सर्जरी के बाद जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी या सी सेक्शन एंडोमेट्रियल कोशिकाएं सर्जरी में लगे चीरे से जुड़ सकती हैं। 5. एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट। रक्त वाहिकाएं या लिम्फेटिक सिस्टम लसीका तंत्र एंडोमेट्रियल कोशिकाओं को शरीर के अन्य भागों में ले जा सकती है। 6. प्रतिरक्षा प्रणाली विकार। यह संभव है कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोई समस्या शरीर को एंडोमेट्रियल ऊतक को पहचानने और नष्ट करने में असमर्थ हो जाए। एंडोमेट्रियोसिस होने का जोखिम कुछ कारकों पर निर्भर करता है। यह कारक हैं। 7. आयु। सभी उम्र की महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस होने के जोखिम में हैं। यह आमतौर पर 25 और 40 की उम्र के बीच की महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन लक्षण यौवन से शुरू हो सकते हैं। 8. परिवार का इतिहास। अपने चिकित्सक से सलाह करें अगर आपके परिवार में किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का पारिवारिक इतिहास है तो आपको यह होने का जोखिम बढ़ जाता है। 9. गर्भावस्था का इतिहास। गर्भावस्था एंडोमेट्रियोसिस से महिलाओं को बचाती है। जिन महिलाओं ने कभी जन्म नहीं दिया है उन्हें एंडोमेट्रियोसिस होने का जोखिम ज्यादा होता है। हालांकि यह उन महिलाओं में भी हो सकता है जो पहले गर्भवती हो चुकी हैं। 10. मासिक धर्म का इतिहास। अगर आपको आपके मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कम या ज्यादा समय के लिए मासिक धर्म होना, भारी मासिक धर्म होना या कम उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाना, तो अपने चिकित्सक से बात करें, क्योंकि इससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस से बचाव। आप एंडोमेट्रियोसिस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को कम करके इसकी विकसित होने की आशंका कम कर सकते हैं। एस्ट्रोजन आपके मासिक चक्र के दौरान आपके गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा करता है। आपके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम रखने के लिए आप यह कर सकते हैं। हार्मोनल गर्भनिरोधक विधियों के बारे में अपने चिकित्सक से बात करें, जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, पैच या एस्ट्रोजन की कम खुराक वाले छल्ले। नियमित रूप से व्यायाम करें, सप्ताह में 4 घंटे से अधिक। यह आपको शरीर में फैट कम करने में भी मदद करेगा। नियमित व्यायाम और शरीर में कम फैट की मदद से एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। ज्यादा मात्रा में शराब न लें, इससे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन युक्त पेय न लें। अध्ययन बताते हैं कि एक दिन में 1 से ज्यादा कैफीन युक्त पेय लेने से, खासकर सोडा और ग्रीन टी, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का परीक्षण। एंडोमेट्रियोसिस का निदान करने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। 1. पेल्विक जांच। पेल्विक जांच के दौरान आपके चिकित्सक अपने हाथों से आपके श्रोणि वाले हिस्से को महसूस करके विकारों की उपस्थिति का पता लगाते हैं, जैसे कि आपके प्रजनन अंगों पर अल्सर या आपके गर्भाशय के पीछे स्कार्स का। 2. इमेजिंग टेस्ट। एंडोमेट्रियोसिस से होने वाले ओवेरियन अल्सर की जांच के लिए आपके डॉक्टर आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। डॉक्टर या तकनीशियन आपकी योनि में एक छड़ी के आकार का स्कैनर डाल सकते हैं या स्कैनर को आपके पेट पर चला सकते हैं। दोनों तरह के अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपके प्रजनन अंगों की तस्वीरें बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) एक और इमेजिंग परीक्षण है जो आपके शरीर के अंदर की तस्वीर बना सकता है। 3. लैप्रोस्कोपी। आपके डॉक्टर आपके पेट के अंदर एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों को देखने के लिए आपको एक सर्जन के पास भेज सकते हैं। इस जांच को लेप्रोस्कोपी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी यह निर्धारित करने में मदद करती है कि प्रत्यारोपण का स्थान क्या है और कितना बड़ा है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज। एंडोमेट्रियोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को सुधारने के लिए उपचार उपलब्ध हैं, जैसे 1. एंटी इंफ्लेमेटरी या NSAID दवाएं। रक्तस्राव और दर्द को कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे इब्यूप्रोफेन, आइबुप्रोफेन। 2. गर्भनिरोधक गोलियां। यह अक्सर एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए उपयोग होती हैं, लेकिन अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो आप इनका उपयोग नहीं कर सकती। 3. हार्मोन थेरेपी। यह आपका मासिक धर्म रोकती है और प्रत्यारोपण को सिकोड़ती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं और उपचार समाप्त होने के बाद दर्द वापस आ सकता है। जन्म नियंत्रण गोलियों की तरह हार्मोन थेरेपी आपको गर्भवती नहीं होने देती। 4. लेप्रोस्कोपी। प्रत्यारोपण और स्कार टिश्यू को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे दर्द कम हो सकता है और यह आपको गर्भवती होने में भी मदद कर सकता है। 5. हिस्टेरेक्टोमी और ओफेरेक्टमी। गंभीर दर्द के लिए अंतिम उपाय के रूप में कुछ महिलाएं अपने गर्भाशय और अंडाशय को निकलवा देती हैं। यदि आपका अंडाशय निकाला गया है तो आपके एस्ट्रोजन का स्तर घट जाएगा और आपके लक्षण शायद दूर हो जाएं, लेकिन आपको ओवुलेशन के लक्षण हो सकते हैं और आप गर्भवती नहीं हो पाएंगी। एंडोमेट्रियोसिस के नुकसान। एंडोमेट्रियोसिस होने के कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे 1. प्रजनन समस्याएं।
एंडोमेट्रियोसिस फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। दवाएं और सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस के पैच हटाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आप इस प्रेग्नेंट हो सकेंगी। 2. एरीजन और ओवेरियन अल्सर। ये दोनों तब उत्पन्न हो सकते हैं यदि एंडोमेट्रियोसिस ऊतक अंडाशय में या उसके पास है। इन्हें सर्जरी से हटाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में यह वापस आ सकते हैं। 3. मूत्राशय और आंत्र संबंधी समस्याएं। मूत्राशय या आंत्र को प्रभावित करने वाले एंडोमेट्रियोसिस का उपचार करना कठिन हो सकता है और इसे सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में परहेज। एंडोमेट्रियोसिस में इन चीजों से परहेज करने से आपको फायदा होगा। 3 सप्ताह तक डेयरी पदार्थ न लें। सोया युक्त भोजन न लें अगर आप उन्हें नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो। शराब न पिएं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या खाना चाहिए? एंडोमेट्रियोसिस में आहार का ख्याल रखने से भी लाभ होता है। आप यह सब खा सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी आहार। अतिरिक्त एस्ट्रोजन से बचने के लिए केवल हार्मोन मुक्त मीट खाएं। जब भी संभव हो तो ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ चुनें। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट लें। पहले दिन 1 ग्राम से शुरू करें और मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि करें, एक दिन में 3 से 4 ग्राम तक। ऐंठन से राहत पाने के लिए रोजाना 1 या 2 कप रेड रास्पबेरी की पत्ती की चाय पिएं। 500 मिलीग्राम कैल्शियम पूरक और 250 मिलीग्राम मैग्नीशियम रोजाना लें। तो ये था आज का वीडियो हमारा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।